हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का प्रेप नगरी में। सेकंड चैप्टर है इतिहास का, उसका हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? प्राचीन इतिहास की 3 किताबें इतिहास में, पहले प्राचीन, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक। प्राचीन इतिहास के जो सेकंड चैप्टर है, पहला तो हड़प्पा वाला था जिसमें हम बीड्स वगैरह के बारे में डिस्कस किए थे। चैप्टर का नाम था बीड्स ब्रेक करके। सेकंड चैप्टर का नाम है राजा यानी किंग, फार्मर, फार्मर यानी किसान, और टाउन, नगर को हम टाउन बोलते हैं। तो 3 वर्ड है, तीनों वर्ड पे चैप्टर का नाम है। और चैप्टर में बहुत कुछ डिस्कस करना है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है डिटेल में, और एक वीडियो भी आएगा उस पर। और इस चैप्टर में टोटल 9 क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये 9 क्वेश्चन हम चैप्टर के लास्ट वाला डिस्कस करेंगे। और इसमें सबसे पहले क्या इस पे क्वेश्चन है कि प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में शिल्प कला के उत्पादन पे क्वेश्चन है, फिर महाजनपद पे क्वेश्चन है, फिर सामान्य लोगों के जीवन को कैसे फिर से पुनर्निर्माण इतिहासकार कैसे करते हैं, पांड्यन के बारे में, पांड्यन सरदार के बारे में है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आप देखो तो क्या लिखा है, प्रारंभिक ऐतिहासिक शहरों में शिल्प उत्पादन। शिल्प का मतलब पता है क्या होता है? शिल्प का मतलब हाथ से कोई कारीगरी की जाती है। जैसे आपने हाथ से कोई बर्तन बना लिए, तो शिल्प उत्पादन के साक्ष्य पे चर्चा करें, क्या क्या मिला है। यह हड़प्पा शहरों के साक्ष्यों से किस प्रकार अलग है, मतलब यहाँ पे मिला है बट ये हड़प्पा के साक्ष्यों से किस तरह अलग है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला हम शुरू में बात ये करते हैं कि जो प्राचीन ऐतिहासिक शहर है ना, उसकी खुदाई उतनी ज़्यादा नहीं हुई। देखो, प्राचीन ऐतिहासिक शहरों में व्यापक और गहरी खुदाई इस तथ्य के कारण संभव नहीं हो पाई कि यह शहर अभी भी बसे हुए हैं। अब मान लो हड़प्पा सभ्यता तो बिल्कुल कोलैप्स था, वहाँ पे कोई नहीं था, तभी ना हम पूरा अच्छी तरह से खुदाई किए। लेकिन जो हमारे प्राचीन ऐतिहासिक शहर है वो अभी भी बसे हुए हैं, हम उसका खुदाई करके कैसे हटा दें? जैसे मान लो पाटलिपुत्र है, ये तो अभी भी बसा हुआ है, तो अब उसका खुदाई पॉसिबल तो नहीं है ना। तो प्राचीन ऐतिहासिक शहरों में व्यापक और गहरी खुदाई इस तथ्य के कारण संभव नहीं हो पाई कि यह शहर अभी भी बसे हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में हम इतने भाग्यशाली रहे कि बड़े पैमाने पर खुदाई हुई है, और लेकिन यहाँ पे बड़े पैमाने पर खुदाई नहीं होने के बावजूद भी ऐतिहासिक शहर में हमें कई कलाकृति मिली है। पहला, दर्शनीय स्थलों से बढ़िया मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। दर्शनीय स्थलों पे यानी हम दर्शनीय स्थल पे ज़्यादा अच्छा यूज होता था, जो घूमने वाले जगह है वहाँ पे अच्छे यूज होते थे, वे चमकदार भी होते थे। हम उन पे उत्तरी काले पॉलिश के बर्तन कहते हैं। नॉर्थ जो ब्लैक वेयर हम उसको कहते हैं नॉर्थ ब्लैक वेयर, उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन भी कहते हैं। और इसका लगता है कि कोई बर्तन अगर पॉलिश हो रहा है, जैसे अगर गरीब आदमी कोई चीज़ यूज करेगा तो सिंपल मिट्टी के बर्तन, उसको पॉलिश करने वाला क्यों यूज करेगा? बट अमीर आदमी क्या करेगा? पॉलिश वाला बर्तन यूज करेगा। तो इससे एक चीज़ हमको पता चला ना, दर्शनीय स्थल पे बढ़िया मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं। ठीक है, अगला, आभूषण, औजार, हथियारों और बर्तनों की मूर्तियाँ भी मिले हैं। सेकंड क्या है? आभूषणों, आभूषण मिले हैं जो लोग पहनते हैं, औजार, हथियार वगैरह, हथियार और बर्तन और मूर्तियों के भी साक्ष्य मिले हैं। किस किस चीज़ के? सोने, चांदी, कांसे, हाथी दांत, कांच, शंख, टेराकोटा, इन सब के मिले हैं। दाता शिलालेख, देखो ये दाता में एक शिलालेख मिला, वो बताता है कि पेशेवर और कारीगरी के मामले में शहरों में कौन रहता था, कौन लोग शहर में रहते थे। जैसे धोबी, बुनकर, शास्त्री, बढ़ई, सुनार, ये सब क्या होते थे? शहर में रहते थे। ठीक है ना। और यहाँ पे इवन लोहा का भी यूज होता था, बट क्या हड़प्पा सभ्यता में लोहा का यूज होता था? नहीं, याद रखिएगा। शिल्पकारों और कारीगरों ने संघ भी बनाया था, और उन्होंने सामूहिक रूप से कच्चा माल खरीदा, उत्पादन किया और अपने उत्पादन को विपणन या बेचा भी। तो ये हमारी ऐतिहासिक कलाकृति है और इसका संरक्षण करना हमारा जरूरी है और हमें इसे सीख लेना चाहिए। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है? महाजनपद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। महाजनपद टोटल यहाँ पे मैंने 16 लिखा, उसका मतलब टोटल 16 महाजनपद था। ये ऑलमोस्ट बात करें 600 ईस्वी पूर्व, 600 से 550 ईस्वी पूर्व की बात करते। 550 ईस्वी पूर्व में थोड़ा थोड़ा महाजनपद धीरे धीरे टूटने लगा था। बौद्ध की एक किताब है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। इस निकाय में महाजनपद का जिक्र किया गया है। महाजनपद की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी? देखो, सबसे प्रमुख जो महान जनपद थी उसका नाम था वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती। क्या क्या नाम था? वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल और गांधार और अवंती।
अधिकांश जो महाजनपद था ना वहाँ पे राजाओं का शासन था, ठीक है। लेकिन कुछ जो थे ना वहाँ पे गण या संघ के नाम से बुलाया जाता था। इसका मतलब क्या है, कोई एक राजा नहीं होता, पूरा सामूहिक राजा होता था। सत्ता एक आदमी के हाथ पे नहीं होती थी, पूरा कई लोगों के हाथ में होती थी, ठीक है ना। जैसे कुछ मामले हैं, जैसा कि बज्जित संघ के मामले में राजाओं का संभवतः भूमि जैसे संसाधनों को सामूहिक रूप से नियंत्रित किया, सबके पास अधिकार था। प्रत्येक महाजनपद की एक अपनी राजधानी होती थी, जो कि प्रायः कैसी होती थी, किले बंद होती थी, क्योंकि कोई अटैक ना कर सके। अगला क्या है कि ब्राह्मणों ने धर्म सूत्रों की रचना की, जिसमें शासकों के साथ साथ अन्य सामाजिक श्रेणियों के लिए भी मापदंड निर्धारित किए। शासकों के आदर्शक क्षत्रिय होने की अपेक्षा की जाती थी। शासकों को किसानों, व्यापारियों और कारीगरों से कर और श्रद्धांजलि वसूल करने की सलाह दी गई थी। ब्राह्मणों ने धर्म सूत्र की रचना की। इसमें क्या किया गया था कि शासकों और अन्य लोगों के सामाजिक श्रेणी बांटा गया था कि समाज में कौन कैसे ऊपर नीचे होगा, और सबका काम बांटा गया था कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। मापदंड निर्धारित किया गया था। मापदंड का मतलब आपका ये हक है, ये करना है आपको। जैसे राजा से माना क्या वो किया जाता था कि राजा क्षत्रिय होना चाहिए, ठीक है ना, और वो किसानों, व्यापारी, कारीगरों इन सबसे कर वसूलने का हक है उसको। कभी कभी राजा क्या करता था, एक जगह का राजा दूसरे राज्यों पे क्या करता था, अटैक कर देता था, जिससे वो क्या करता था, धन प्राप्त कर लेता था। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अस्थायी सेना, हाँ ये जरूरी था, क्योंकि अस्थायी सेना आप नहीं स्थापित करोगे तो क्या हो रहा है, आप पे बार बार अटैक हो रहा है। नौकरशाही बनाए रखे नियमित, और अन्य लोगों, किसानों से भर्ती करके मिलिशिया पे भी निर्भर रहते थे। अगला क्या है, इतिहासकार आम लोगों के पुनर्निर्माण कैसे करते हैं। आम लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण कैसे करते हैं। देखो, आम आदमी तो राजा नहीं था ना। आम आदमी के बारे में आपको बहुत, जैसे अब मान लो अशोक के बहुत सारे शिलालेख मिले। आम आदमी क्या शिलालेख लिखे और क्यों शिलालेख लिखेगा, क्या क्या मतलब है उसका। तो आम आदमी के जीवन को उतारना इतिहास के लिए कार के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो सामान्य लोग अपने जीवन के बारे में ऐसी कोई ऐतिहासिक साक्ष्य छोड़ नहीं सकते। इसलिए इतिहासकार को बहुत ध्यान से यूज करना। पहला, घरों और मिट्टी के बर्तन, जो घड़ा नहीं होता जो हम लोग यूज करते हैं पानी वगैरह रखने के लिए, मिट्टी के बर्तन, इससे अंदाज़ा लगा लेता था आम आदमी का जीवन कैसा था। कुछ जो शिलालेख और ग्रंथ है ना, वो राजाओं और प्रजा के बीच के संबंध को बताता है कि कैसे टैक्स लिया जाता था, कैसे उनको फ़ायदा पहुंचाया जाता था इन मसलों पे, और आम आदमी के सुख दुख की बात की जाती थी, ठीक है ना। कारीगरों और किसानों के बदलते औजार लोगों की जीवन शैली के बारे में बताते, बहुत इंपॉर्टेंट। कारीगर और किसान कैसे कैसे अपना जो भी वो औजार यूज करते थे, वो औजार बदल रहा है, इसका मतलब उनका जीवन शैली बदल रहा है ना, ये इस पर ही फोकस किया जाता था। इतिहासकार प्राचीन काल के लोगों के जीवन के पुनर्निर्माण के लिए लोक कथाओं पर भी निर्भर रहते थे। इतिहासकार क्या करते थे, प्राचीन काल के जो लोगों के जीवन के पुनर्निर्माण के लिए लोक कथा मतलब उसमें जो कहानी नहीं चलती थी, जैसे एक राजा था ऐसे करता था, वो था प्रजा के साथ ऐसे, इस सब को लोक कथा बोलती है। ये सब बोली बुलाई कहानी होती है, मतलब तो इससे भी काफ़ी कुछ पता चलता था इनको। अगला क्वेश्चन क्या है, पांड्यन प्रमुख, 3 पांड्यन प्रमुख थे, को दी गई चीज़ों की तुलना दाडुंगा गांव में उत्पादित चीज़ों से करें। क्या आपको कोई समानता नज़र आते हैं। देखो, पांड्य प्रमुख को दिए गए उपहार में क्या क्या थे, हाथी दांत थे, सुगंधित लकड़ी थे, शहद था, चंदन था, काली मिर्च था, फूल आदि चीज़ें था। इसके अलावा कई पक्षी और जानवर भी उपहार में दिए गए थे। बट इसके विपरीत जो डाडुंगा गांव में मिला था ना, उसमें घास, जानवरों की खाल, फूल, नमक, अन्य खनिज पदार्थ थे, ठीक है ना। दोनों में क्या था, कुछ ही चीज़ कॉमन था, बाकी से बिल्कुल अलग अलग था। पूरा लेख शास्त्रियों के सामने आने वाले समस्याओं का सूची बनाइए। क्या क्या समस्या होती थी। देखो, बहुत सारी समस्या होती थी। ये वो लोग हैं जो क्या करते हैं, पहले के लिखे हुए चीज़ों को पढ़ रहे हैं। पहला चीज़, कभी कभी क्या होता है, दिक्कत क्या हो जाता है, शिलालेख का अक्षर बहुत हल्के ढंग से उत्तीर्ण होता है, हल्का हल्का, उसको पढ़ना, उसको पुनर्निर्माण करना बहुत टफ हो जाता है। कभी कभी शिलालेख क्षतिग्रस्त, टूट फूट गया। शिलालेख मतलब पत्थर का चीज़ टूट फूट गया तो उसका अक्षर ही गायब हो गया ना।
कुछ अवसरों पे शिलालेख में प्रयुक्त शब्दों के सटीक अर्थ के बारे में निश्चित होना आसान होता है। जैसे कुछ वर्ड लिखा है ना, उसको आप बता ही नहीं सकते क्यों लिखा है, इसका मतलब क्या होगा। ऐसे कुछ विशेष स्थान समय के लिए विशिष्ट होते हैं। मतलब कुछ चीज़ ऐसे होता है कि लगा कि इस समय इस काल के लिए सही है, बाद के काल के लिए ये वर्ड ही नहीं सही है। इसलिए विद्वान शिलालेख को पढ़ने के लिए वैकल्पिक तरीकों पर लगातार बहस, मतलब 4-5 लोग बात कर रहे हैं, सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं उसी पॉइंट पे, उसी बात पे। अगर 3-4 लोग का बात सेम हो गया, इसका मतलब सही है। कई हजार शिलालेख खोजे गए हैं, सभी को पढ़ा, प्रकाशित और अनुवादित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबके बारे में एक्यूरेट नॉलेज ही तो नहीं है। और कई ऐसे शिलालेख मौजूद रहे होंगे जो तोड़ फोड़ से बच नहीं पाए, ठीक है ना। जो कुछ भी उपलब्ध है वो सभी अभिलेख का एक मात्र अंश है ना। इस बात से की भी संभावना है कि जिसे हम राजनीतिक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं वो शिलालेख में दर्ज न किया गया। उदाहरण के लिए शिलालेख में नियमित कृषि पद्धतियाँ और दैनिक जीवन के सुख दुख में उल्लेख नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपको ज़्यादा शिलालेख पे क्या मिलेगा, दैनिक। अभी तो मैंने दैनिक जीवन के बारे में शिलालेख, राजा अपने बारे में ना ज़्यादा से ज़्यादा लिखता था। अगला, मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। आपने जिन अशोक शिलालेख का अध्ययन किया है उसमें से कौन सा तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। देखो, प्रमुख विशेषता क्या थी कि साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, ठीक, जैसे पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तौशाली और सुवर्णगिरी। ये सुवर्णगिरी बोलते हैं, सुवामागिरी नहीं, सुवर्णगिरी है। देखो, संचार प्रणाली कैसे था, भूमि से भी था और नदी से, दोनों मार्ग से था। और ये साम्राज्य का अस्तित्व, क्योंकि ये ताकतवर बनाता है ना समाज को। चूँकि केंद्र के प्रांतों तक यात्रा लंबा समय लग सकता था, इसीलिए यात्रियों के लिए प्रावधानों के साथ साथ सुरक्षा की व्यवस्था है कि आप अगर जाते हो तक्षशिला टू पाटलिपुत्र तो आपको रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मौर्य की एक विशाल सेना थी। मेगास्थनीज ने सैन्य गतिविधियों के समन्वय के लिए 6 उप समितियाँ वाला एक समिति का उल्लेख किया है। 6 उप समिति थी, ठीक है ना, जिसमें कौन था, एक नौसेना को देखभाल करता था, एक परिवहन और प्रावधान के लिए था, दूसरा तीसरा क्या था, पैदल सैनिकों के लिए, चौथा घोड़ों के लिए, 5वां रथों के लिए, छठा हाथियों के लिए। तो मतलब सेना एक आदमी के अंदर नहीं था, वो 6 लोगों के अंदर था, ठीक है ना, याद रखना। यह तत्वों से साम्राज्य में 5 राजनीतिक तंत्र थे, ठीक है ना, और सभी का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, यह 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध अभिलेख शास्त्रियों में से एक डीसी सरकार द्वारा किया गया एक कथन है। क्या कथन है, भारतीयों के जीवन, संस्कृति, गतिविधियों का कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जो शिलालेख में प्रतिबंधित नहीं हो, चर्चा करें। मतलब देख रहे हो क्या खतरनाक लाइन लिखा है कि भारतीय जो भी करते हैं, जो भी विचार रखते हैं, जो भी उनकी संस्कृति है, जो पूजा पाठ है, सभी शिलालेख पे दिया है। तो प्रख्यात पुरालेखविद डीसी सरकार के कथन ने सूचना के एकल स्रोत के रूप में शिलालेखों के महत्वपूर्ण प्रकाश डाला, हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों को छूते हैं, ठीक है। और क्या क्या जानकारी मिले, पहले राज्य के सीमाओं का निर्धारण, पता है ना कि भाई ये अगर अशोक का राज्य तो उसका सीमा कहाँ तक है। शिलालेख राजाओं के क्षेत्र से खुदवाए जाते थे, और मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे एरिया में एक शिलालेख मिला अशोक का, इसका मतलब ये एरिया अशोक का रहा होगा ना कभी ना कभी। राजाओं का नाम पता चलता था, जैसे अशोक के नाम कई सारे मिले हैं, देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी। ऐतिहासिक घटना, जैसे कोई ऐतिहासिक घटना हुआ, लाइक कलिंग पे युद्ध हुआ लगभग 261 BC पे, ठीक है ना, मतलब ईस्वी पूर्व पे। उसके अलावा अशोक ने धम्म को अपनाया, कलिंग की लड़ाई के जस्ट बाद धम्म को अपनाया। ये सब बातें कहाँ पे लिखी होंगी, शिलालेख पे लिखी होगी ना। राजा के आचरण के बारे में जानकारी मिलती है कि राजा कैसा काम करते थे, क्या राजा लड़ाई वड़ाई भी करते थे, ये सब, या और भी कुछ करते थे, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। प्रशासन के बारे में जानकारी मिलेगी कि राजा ने कैसे 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 लोगों को नियुक्त किया था, क्यों नियुक्त किया गया था, ठीक है ना, ये भी बात बताएगा। भूमि बंदोबस्त और कर, ये भी बताएगा कि कितना सरकार टैक्स लगाता था, कितना सरकार मदद करता था, इसके बारे में। तो इसीलिए बोला जाता है ना, डीसी सरकार ने बहुत अच्छा लाइन बोला कि भारतीयों के जीवन, संस्कृति और गतिविधियों का कोई भी पहलू ऐसा नहीं जो शिलालेखों में प्रतिबिंब, मतलब उस समय जो भी इन लोगों के लाइफ में चल रहा था वो सब कहीं ना कहीं लिखा जाता था। मौर्योत्तर काल में विकसित हुई
राजत्व की धारणा की चर्चा करी। मतलब ये जब मौर्य हट गए, मौर्य के बाद के राजा के बारे में बात करें तो मौर्योत्तर काल में राजत्व का विचार राज्यों के देवी सिद्धांत से जुड़ गया, दैवी सिद्धांत से जुड़ गया। मतलब अब जो राजा बन रहा है ना, वो अपने आप को क्या बोल रहा है कि भाई हमको देवता ने भेजा है, तभी हम आप पे शासन कर रहे हैं। अब राजा लोगों पे शासन करने के लिए दैवीय मंजूरी के बारे में कहने लगा कि हमें तो देवता ने भेजा है, तो आप तो हमें मना कर ही नहीं सकते। आप देवता को बुला रहे थे ना, देवता ने हमें भेज दिया है। कुषाण शासकों ने इस विचार का अभूतपूर्व पैमाने पर प्रचारित किया। उन्हें मध्य एशिया से लेकर पश्चिमी भारत तक शासन किया। हम राजवंशों के आधार पर राजतत्व की चर्चा करते हैं। पहले क्या था, कुषाण राज्य की बात करते हैं। कुषाण अपने आप को क्या बोलते थे, हम यहाँ पे क्या करते, सभी राजा ऐसे करते थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस कर लेते, थोड़ा क्या कुछ डिफरेंस है इन सब में। सबसे पहले हम बात करते हैं, कुषाण क्या करते थे, अपने आप को बोलते थे भाई हम देवपुत्र हैं, इसीलिए उनको देव तुल्य का दर्जा दिया जाता था। उन्हें मंदिरों में अपने महान मूर्तियाँ बनवाई, अपनी अपनी मूर्ति, क्योंकि खुद को क्या मान रहे हैं, भगवान। गुप्त शासन ने क्या किया, राज सत्ता का दूसरा विकास गुप्त वंश के दौरान हुआ। यह बड़े आकार में राज्यों का काल था, ठीक है। ऐसे राज सामंतों पर निर्भर होते थे, कभी कभी इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि राजाओं की शक्ति भी छीन लेते। सामंत जो होते थे ना, कभी कभी इतने ताकतवर हो जाते थे कि राजा के को भी की शक्ति को भी उस एरिया में छीन लेते थे। साहित्य, सिक्के और शिलालेखों से हमें समय के इतिहास के बनाने की मदद मिली। कवि राजा की प्रशंसा करने के लिए उसका वर्णन करते थे, कवि किसका राजा का, लेकिन इतिहास और राजत्व के बारे में जानकारी देते थे। इसका एक अच्छा उदाहरण है हरिसेन, जिसने गुप्त राज शासन समुद्रगुप्त के बारे में बताया। ये तो थर्ड पॉइंट है ना, वो अलग से नहीं लिखना, ये सेकेंड पॉइंट का ही पार्ट है। अगला लास्ट क्वेश्चन क्या है, विचाराधीन अवधि में किसी पद्धतियों के में किस हद तक बदलाव आया। देखो हुआ क्या, 600 ईस्वी पूर्व की बात करते हैं, करों की मांग बढ़ गई, ठीक है नहीं। ये अब वो साल आ गया था, ईसा पूर्व का मतलब ये वो साल है जब महाजनपद है अपने पीक पे। अत्यधिक करों की मांग को पूरा करने के लिए कम उपज लेकर किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए मजबूर किया गया कि आपको उत्पादकता बढ़ाओ, आपको कर देना ही करना है। इसके परिणाम स्वरूप कृषि के नए उपकरण और पद्धतियों का उपयोग शुरू हुआ। इसके अनेक प्रकार हैं। पहला है हल का प्रयोग होने लगा। हल अब आम बात हो गई है। अतीत में उसके बारे में शायद सुना गया हो, गंगा और कावेरी घाटियों के हलों का प्रयोग किया जाता था। जहाँ पे वर्षा अधिक होती थी वहाँ पे लोहे के नोक वाले हल का प्रयोग किया जाता था। धान का उत्पादन कई गुना बढ़ गया इससे। कुदाल का प्रयोग किया जाने लगा, फावड़े का प्रयोग किया जाने लगा, कृत्रिम सिंचाई किया जाने लगा। अभी तक तो लोग सिर्फ बारिश पे फोकस करते थे, अब नहीं, कुएं, तालाब, नहरें बनाने पे प्रेरित किया। नई तकनीकों के कारण उत्पादन बढ़ा है। इसमें समाज के एक नए वर्ग का निर्माण हुआ, ठीक है ना। छोटे बड़े किसान बने। बौद्ध साहित्य में छोटे और बड़े किसानों का वर्णन किया गया है। इनको गृहपति बोला जाता है। तमिल साहित्यों में भी इसी प्रकार का वर्णन मिला है। ग्राम प्रधान का पद, जो ग्राम प्रधान होता है ना, वंशानुगत होता है, बाप बेटा यही बन रहा है। और भूमि का स्वामित्व बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि भूमि से काफ़ी कुछ डिपेंड होता था, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे, थर्ड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मिलते हैं। थैंक यू सो मच। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप टेक्स्ट कर सकते हो। टेक्स्ट करना व्हाट्सएप और टेलीग्राम से, नाम के साथ और अपना क्लास के साथ। कोई भी डाउट हो तो पूछना, कमेंट ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना अगर पसंद आया तो। थैंक यू सो मच।